ओके। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो पहला लेक्चर है उसके अंदर हम बेसिकली ये करते हैं कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एग्जिस्ट क्यों करती है एज अ फील्ड। ठीक है। तो ऑथर ने बात की हुई है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली जस्ट स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। आप आपको एक आपके सामने एक मसला है किसी क्लाइंट का, आपने उसको सॉल्व करना है और आपको महसूस हो रहा है कि इसके सोल्यूशन में कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होंगे। तो एक्चुअली आप बस एक बिजनेस हो और आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब इसके अंदर आपकी कुछ डिज़ायरेबल चीज़ें होंगी अपने सॉल्यूशंस के अंदर। वो होंगे कि आप चाहते होगे कि एफिशिएंट यूसेज ऑफ रिसोर्सेज हों, जिसके अंदर टाइम भी आ जाता है, आपके एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, एक्सेट्रा। और आप ये चाहोगे कि टाइम पे डिलीवर होए, अच्छा सॉफ्टवेयर डिलीवर होए, एक्सेट्रा। ठीक है। तो उसने पहले बात की है कि एक फंडामेंटल चीज़ जो है तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो है कि एनालिसिस सिंथेसिस अप्रोच पे चलती है। ठीक है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, उसको डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिकली, और बाद में इंटीग्रेट करते हो सारे सॉल्यूशंस, और एंड पे आपको एक यूनिफाइड सॉल्यूशन या फिर एक सॉफ्टवेयर मिलता है। ठीक है। तो उन्होंने थोड़ी सी बात की है कि एक सिस्टम के अंदर क्या होता है। एक सिस्टम बाउंड्री होती है, एंटिटीज़ होती हैं, उन एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप्स होते हैं, और उन एंटिटीज़ की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। उन्होंने ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल दी हुई है। ये बस शुगर है। ठीक है। तो उन्होंने थोड़ी सी बात की है कि अब जब हम कॉम्प्लिकेटेड से सिस्टम्स बनाते हैं तो उसके अंदर नेचुरली कभी कभी ह्यूमन एरर आ जाता है। ठीक है। हो सकता है कि कहीं उसने अगर वो टास्क ये कर रहा है A+B, उसने ए की वैल्यू बी में डाल दी है और बी की वैल्यू ए में डाल दी है। एंड पे A+B का रिजल्ट तो सही आ रहा है, लेकिन ये बस एक गलती हो गई भी है। अब इवेंचुअली अगर कल को इसमें कोई इजाफा करना हो तो एक फॉल्ट आ सकती है कि वो ए समझ के आगे कुछ आगे कहीं यूज़ कर लो। ठीक है। तो वो अभी जैसे ही वो फॉल्ट कोड के अंदर ऑब्जर्व होगी ना, तो वो फेलियर होगा आपके सिस्टम का। तो ये ह्यूमन एरर, फॉल्ट और फेलियर के बीच में डिफरेंस है हल्का सा। आ, ये तो बस शुगर है। तो उसके अलावा कुछ और बातें की जाती हैं कि ना, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, एक तो फॉल्ट्स और फेलियर्स आ जाते हैं। उसके अलावा एक मसला ये होता है कि फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत डिफरेंट है इसको डेवलप करना दूसरी चीज़ों के निस्बत। तो उन्होंने हार्डवेयर के साथ कंपेयर किया हुआ है। हार्डवेयर को उन्होंने दिखाया हुआ है कि शुरू में अक्सर चीज़ें फेल हो जाती हैं, उसके बाद जाके थोड़ा टाइम गुजरता है, आपने अब डेवलप कर दिया है, बिल्कुल सही चल रहा है। इवेंचुअली बूढ़ा हो जाता है वो, थोड़ा थोड़ा सा लाइक मैकेनिकल वेयर एंड टेयर हो जाता है, तो फिर वो हार्डवेयर आपकी थोड़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसी नहीं है। सॉफ्टवेयर तो आप ये सोचोगे ना कि आपने भाई एक बार बना लिया, फेलियर रेट मिनिमल हो गया और अब बस स्टैगनेंट है। लेकिन रियल सॉफ्टवेयर के अंदर आप कॉन्स्टेंटली अपडेट्स लाते रहते हो। तो एक्चुअली हर चेंज के साथ ना फेलियर रेट बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है, फिर आप उसको पैच करते हो, वो थोड़ा नीचे को आता है, और यही एक साइकिल चलती रहती है जिसके अंदर आप ऊपर नीचे हो ही जा रहे होते हैं। तो आ, इसको मैनेज करना हार्डवेयर की निस्बत आ, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतना रिलायबल नहीं है कि अच्छा यार वो एक बार बन गया ना तो ये सही चलता रहेगा। क्योंकि इसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे। खैर, उसके बाद कुछ बातें, लेगेसी सॉफ्टवेयर क्या होता है। लेगेसी सॉफ्टवेयर होता है मतलब आपकी एक बहुत मेच्योर कॉम्प्लेक्स सी कोड बेस है, जिसके अंदर मतलब 10 सालों से काम हो रहा है, लेकिन उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन बड़ी बड़ी कम है, और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है जो अब किसी को पता ही नहीं है कैसे काम करती है। आप आते हो सारे रिएक्ट वगैरह सीख के, व्यू स्वेल्ट वगैरह, और वहाँ पे जेक्वेरी यूज़ हुई होती है। इस तरह की चीज़ें। तो आपको फिर ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है उन टूल्स को समझने के लिए, उस प्रोग्राम को समझने के लिए। और वो अक्सर बार ऑब्वियसली अगर पहले बनाई हुई है तो एक हाई प्रायोरिटी चीज़ होएगी, तो वो बिज़नेस क्रिटिकल चीज़ें होती हैं और वो काफ़ी डिटेल में होती हैं, तो उनको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेगेसी सॉफ्टवेयर इसीलिए आपको अपने काम के अंदर डील करना पड़ता है उसके साथ। अब अगर यहाँ पे ही आपको अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती कि यार साथ साथ आपके प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन बड़ी अच्छी हुई हुई है, सारा कुछ समझ आ रहा है कि ये मैंने क्यों किया, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, तो फिर वही चीज़ थोड़ी कम मुश्किल हो जाती है। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इसलिए डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग वगैरह की भी बहुत फोकस करते हैं। तो जस्ट टू रिकैप, इस पूरे सेक्शन का क्या मकसद था, यही था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों होती है। ठीक है। वो इसीलिए होती है क्योंकि हम टाइमली डिलीवरी चाहते हैं, हम फेलियर्स वगैरह को स्ट्रक्चर्ड तरीके से
एड्रेस करना चाहते हैं। जो इतनी टर्बुलेंस आती है हम जब डेवलप कर रहे होते हैं, उसको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा स्टेबल हो ये प्रोसेस, कि चेंजेस के साथ साथ इतना भी फेलियर रेट ना ऊपर नीचे होता रहे। और उसके अलावा बस यही है कि डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होती है, टेस्टिंग अच्छी होती है। तो अब इन सारी चीज़ों के हल के लिए ना हमारे पास ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होता है, जो हमें इन चीज़ों से बेसिकली बचाते हैं, इन मसलों से। क्योंकि वो एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं जो बेसिकली डिफाइन करती हैं किस तरह से आपने काम करना। अब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क होते हैं ना, इसके अंदर एक फाउंडेशनल पीस है, उसको कहते हैं प्रोसेस फ्रेमवर्क। ठीक है। अब एक प्रोसेस फ्रेमवर्क जो होता है ना, उसके अंदर दो किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं और अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। तो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ बेसिकली वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली डेवलपमेंट से रिलेट करती हैं। इसकी एक एग्जांपल आप देख लो कि SDLC वाली, अगर बिल्कुल सिंपल बात करो तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो आपकी SDLC वाले फेजेस हैं ना, वो आपकी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं कि आप प्लान करते हो, आप कंस्ट्रक्ट करते हो, आप डिज़ाइन करते हो, आप टेस्ट करते हो और आप डिप्लॉय करते हो। इस तरह की चीज़ें ये आपकी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हो गई, क्योंकि ये डायरेक्टली डेवलपमेंट को पुश फॉरवर्ड कर रही हैं। उसके बाद बात आती है अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ की। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ वो मैनेजेरियल प्रोसेसेस हैं जो किसी एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी पे नहीं अप्लाई करती, वैसे कर भी सकती हैं, लेकिन इन जनरल वो डेवलपमेंट को आगे लेके जाने की जगह डेवलपमेंट की क्वालिटी बेहतर करने के लिए और टाइम कंस्ट्रेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को पूरा करने के लिए होते हैं। तो ये कुछ जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं आपके सामने, कि कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं सब प्रोसेस मॉडल्स के अंदर। इसीलिए आपको सारे एक जैसे लगते हैं। तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ को थोड़ा अगर और डिटेल में हम देख लें तो इसके अंदर क्या आ जाता है। एक आती है बात प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, तो मतलब टाइमलाइन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, किस तरह से करना है। उसके बाद आती है रिस्क मैनेजमेंट की बात। अब रिस्क मल्टीपल किस्म के हो सकता है। रिस्क ये भी है कि वो हमारा बजट कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। रिस्क ये भी है कि वो हमारी एक बड़ी सीनियर डेवलपर है, उसने मैटरनल लीव पे जाना है, तो हमारी वर्कफोर्स कम हो जाएगी, तो हम किस तरह से टाइम पे पूरा कर पाएंगे अपना काम, एट्सेट्रा। तो हर किस्म का रिस्क इसमें आ जाता है। ठीक है। तो आपने ये बेसिकली मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ना समझ लो। उसके अलावा बात है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह वाली चीज़ें भी अक्सर बार अगर आपके अब ये थोड़ा वेरी करता है, कुछ फ्रेमवर्क्स के अंदर उन्होंने इधर ही डाला होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम SQA साथ करते रहें, टेक्निकल रिव्यूज़ करते रहें और मेजर करते रहें। लेकिन आ, कुछ में नहीं होता, तो वो कभी कभी अम्ब्रेला में पाओगे, कभी कभी आप फ्रेमवर्क में पाओगे। तो वो भी हम बाद में बात करेंगे, जैसे जैसे हम प्रोसेस मॉडल के बारे में और डिटेल में बात करते रहेंगे। उसके बाद है सॉफ्टवेयर कन्फिगरेशन मैनेजमेंट। ये बेसिकली यही है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना, उसके आर्टिफैक्ट्स निकलते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स होते हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, आपके यूज़र स्टोरीज हो गई, आपके सॉफ्टवेयर हो गया, आपके टेस्ट्स हो गए, एट्सेट्रा। तो ये जो चीज़ें हैं ये टेंजिबल रिजल्ट्स हैं आपकी एफर्ट के, इसलिए इनको आर्टिफैक्ट कहा जाता है। तो अब हो सकता है कि आपने एक चीज़ बड़ी पहले बनाई थी, बाद में जाके आप थोड़ा चेंज कर लो, और पुराने वाले आर्टिफैक्ट्स के अंदर अभी भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों के बीच में कंसिस्टेंसी लाना ना, मसलन अगर आप पहले आपने सोचा हुआ था कि यार हम अपने सिस्टम के अंदर खाली लेट्स से परचेसिंग की चीज़ें डालेंगे, हम कोई कम्युनिकेशन वगैरह वाली चीज़ें नहीं हैंडल करेंगे, बाद में जाके आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं, हमें चैट भी चाहिए। तो आपको अपने पुराने वाले रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में जाके उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि ओ ये भी होता है, अब मैंने ये चेंज किया अपने सिस्टम के प्लान के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से चीज़ें बदलती जाती हैं। आपने उन सारे आर्टिफैक्ट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उनके बीच में कंसिस्टेंसी लानी होती है। उसके बाद है रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप चाहोगे कि आपके कोड लिखा जा रहा है तो वो मैक्सिमली रीयूजेबल हो, ताकि आपके लोगों को काम से कम करना पड़े और आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाओ। तो जस्ट टू रिकैप, ये क्या हो रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क हमें चाहिए, उसके अंदर प्रोसेस फ्रेमवर्क एक चीज़ होती है। प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर दो किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो है फ्रेमवर्क और एम्ब्रेला। फ्रेमवर्क हैं जो डिप्लॉयमेंट के वो डेवलपमेंट के साथ डायरेक्टली कॉरस्पॉन्ड करती हैं, जबकि अम्ब्रेला जो है वो जनरल मैनेजेरियल चीज़ें हैं। ठीक है।
तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल में बात कर देते हैं प्रोसेस मॉडल्स के बारे में। तो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस भी पढ़ोगे, आप प्रोसेस मॉडल्स भी पढ़ोगे, आप ऐसी फ्रेमवर्क्स भी पढ़ोगे, ये सारी एक ही चीज़ है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक होता है प्रोसेस फ्रेमवर्क जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ आ जाती है, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। उसके अलावा एक और भी चीज़ होती है प्रोसेस फ्लो। ठीक है, प्रोसेस फ्लो बेसिकली डिसाइड करती है कि जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी फ्रेमवर्क और अम्ब्रेला, ये किस तरह से किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट की जाएंगी। ठीक है, तो प्रोसेस फ्लो लिनियर हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, एक्सेट्रा, आपको पता ही है। आ, अब थोड़ी सी और बात यहाँ पे है कि फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। अब देखो ना, प्लानिंग तो एक बहुत बड़ी मोटी सी चीज़ है, कंस्ट्रक्शन बस बोर्ड बना दो, ये भी बड़ी मोटी सी चीज़ है, इतना इतना सिंपल नहीं होता। तो हम उसको भी थोड़ा सब डिवाइड कर देते हैं। तो जिसके अंदर हम सब डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शंस होते हैं, एक एक्टिविटी। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूँ प्लानिंग की बात करता हूँ, तो ये उसकी एक एग्जांपल है कि उसके अंदर कौन कौन सी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। ये हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर भी बात करेंगे, लेकिन ये बस एक एग्जांपल है समझाने के लिए कि अगर प्लानिंग की फ्रेमवर्क एक्टिविटी के ऊपर हम गौर करें तो उसके अंदर क्या है। उसके अंदर इंसेप्शन है, एलिसिटेशन है, एलाबोरेशन है, नेगोशिएशन है, स्पेसिफिकेशन और वैलिडेशन है। अब इनके अंदर भी ना कुछ बेसिक टास्क होंगे जो आप कर रहे होगे। इंसेप्शन के अंदर आप स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होगे, आप कुछ चीज़ें लिख रहे होगे वगैरह। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके टास्क सेट्स बन जाते हैं। टास्क्स जो रिलेटेड होते हैं उनको ग्रुप टुगेदर करके टास्क सेट बना दिया जाता है। तो बेसिकली इस तरह से हायरार्की है कि आपके पास कोई ग्रुप ऑफ टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2, एक्चुअली बस यही है। ठीक है, हम उनके अंदर जो कॉमन पर्पस के टास्क हैं उनको ग्रुप टुगेदर कर देते हैं और कहते हैं एक टास्क सेट है। इस तरह के मल्टीपल टास्क सेट्स बन जाते हैं और फिर इनको भी ग्रुप टुगेदर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जो है ना, ये एक इंजीनियरिंग एक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी बनाती हैं और फिर आपके ये ग्रुप ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ और अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ से बनता है आपका प्रोसेस फ्रेमवर्क। तो हमने बड़ी डिटेल में बात कर दी है प्रोसेस फ्रेमवर्क्स के। अब हम बात करते हैं प्रोसेस फ्लोज की। ठीक है, फिर हम कुछ एग्जिस्टिंग प्रोसेस मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये तो हमने बात कर ली। अच्छा हाँ, तो प्रोसेस फ्लोज कौन से होते हैं? लिनियर होते हैं, इटरेटिव होते हैं, एवोल्यूशनरी होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये आपको पता ही है क्या होते हैं, नाम से भी आपको पता ही है। एक एग्जांपल दी हुई है सामने एवोल्यूशनरी की। आ, तो कुछ खास है नहीं इसमें। अब इटरेटिव वो होते हैं जिसके अंदर आप पीछे जा सकते हो, लिनियर होते हैं मोस्टली। एवोल्यूशनरी वो होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट पे बार बार लूप में काम करते रहोगे। पैरेलल के अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कुछ चीज़ें पैरेलल में हो रही होती हैं। हो सकती है कोई प्लानिंग थोड़ी सी एक मॉड्यूल की हो रही है, उसी वक्त साथ कंस्ट्रक्शन किसी और मॉड्यूल की हो रही है। तो ये चीज़ें। अब हम बात करते हैं प्रोसेस मॉडल्स की जो एग्जिस्ट करते हैं। तो तो जो सबसे पुराने क्लासिकल प्रोसेस मॉडल्स जो हैं हमारे पास, उसमें वाटरफॉल आ जाता है, प्रोटोटाइपिंग फेज वगैरह। तो हम बारी बारी इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे बेसिक जो सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल था वो था वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल की असम्पशन ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स फ्रोजन होएगी, इसीलिए वो कभी भी पीछे नहीं जाता। अब आप नीचे अगर देखो तो एक कम्युनिकेशन हो गई है ना, जिसके अंदर आपने नीचे लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन कर ली, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन आपका फ्रेमवर्क एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन आपकी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर भी क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं तो उन्होंने वो भी लिखी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व है, एट्सेट्रा। तुम इस तरह से आप समझ सकते हो उन चीज़ों को। अब ये बातें हो गई और इस तो मैं जो बात कर रहा था, अगर इसके साथ रिलेट करने की कोशिश करें हम, तो इसकी ये क्या है, इसका प्रोसेस फ्रेमवर्क सबसे पहले हम समझते हैं। प्रोसेस फ्रेमवर्क इसका ये है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, इसके अंदर कम्युनिकेशन होती है, प्लानिंग होती है, मॉडलिंग, इंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। अब ये जो चीज़ हमें नज़र आने वाली है ना, हम तो बस प्रोसेस फ्लोज के साथ मिला देते हैं इसको। वो एक सेकेंडरी चीज़ है, मतलब वो भी हिस्सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की जब हम बात कर रहे होते हैं हम खाली प्रोसेस फ्लो की बात नहीं कर रहे होते, वरना तो मैं कह दूँ लिनियर, तो वरना लिनियर और वाटरफॉल अलहदा पढ़ाने की क्या ज़रूरत होती है। यही होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर भी फोकस करना होता है। तो इसके अंदर जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं ना,
उनकी वजह से होता ये है कि टाइम टू मार्केट बहुत ज़्यादा हो जाता है और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने अभी पहले भी बात की थी कि वो फ्यूचर के अंदर अगर आपका सॉफ्टवेयर पुराना हो जाए तो डेवलपर्स को मदद देते हैं। उसके अलावा लेकिन जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर वो यूज़र वो क्या नाम है कॉन्फ़िगरेशन, जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है वो मुश्किल हो जाती है, आर्टिफैक्ट कंसिस्टेंसी बेसिकली। तो और भी इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं कि इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ डिफाइंड है ना, उसके अंदर कहीं भी यूज़र इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं की हुई। बस शुरू में कम्युनिकेशन हो गई, उसके बाद यूज़र या क्लाइंट का कोई ताल्लुक नहीं है आपके साथ, आपने बस अपने में लगे रहना। ठीक है, इसीलिए ये स्मॉलर स्केल प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। तो ये हमने वाटरफॉल मॉडल की बात कर ली है। अब वाटरफॉल मॉडल के अंदर क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि यार रिक्वायरमेंट्स इतनी भी मतलब थोड़ी सी मिसकम्युनिकेट हो गई वगैरह, तो एंड पे बंदा ना खुश निकला। तो इसीलिए ना उन्होंने प्रोटोटाइप्स डालना शुरू कर दें। वो ये था कि जब रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस किए तो एक प्रोटोटाइप बनाएंगे कि यार ये देखो मेरे पास ना ये यही है ना, आप यही चाहते हो ना। उनको एक क्लाइंट फेसिंग डॉक्यूमेंट दिखा दी। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन है, उसके अंदर भी उसके अंदर यूज़ केस डायग्राम वगैरह दिखा दी। प्रोग्राम डिज़ाइन उसके अंदर भी हल्का फुल्का दिखा दिया। तो इस तरह से ना आपने सिर्फ और सिर्फ बस ये इजाफा किया है कि शुरू के अंदर प्लानिंग वाली स्टेजेस के अंदर जो ब्रॉडली प्लानिंग और डिज़ाइन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर प्रोटोटाइपिंग डाल दी। ठीक है, अब बैक ट्रैकिंग इसके अंदर भी डिस्करेज्ड ही है, लेकिन मोर लाइक उतना भी मसला नहीं है। अब रियलिस्टिकली जब वाटरफॉल मॉडल अप्लाई किया जाता था, अब तो वो भी नहीं किया जाता, लाइक 1980s में जब किया जाता था तो तब भी बैक ट्रैकिंग होती थी, क्योंकि हो सकता है कि कोई नई रिक्वायरमेंट आ जाए। वो एक कंपनी कहती है यार हम वाटरफॉल मॉडल अप्लाई करेंगे, लेकिन बाद में जाके कोई ऐसी हल्की फुल्की चीज़ आ ही जाती है कि यार नहीं ये हमने शायद ओवरलुक कर दिया था, तो उनको रिविजिट करनी पड़ती है। तो ये दिखने में उसका पूरा नाम भी यही है कि देखो पानी गिर गया ना, ऊपर नहीं जाना। इसलिए ड्रॉ भी इस तरह से किया जाता है मॉडल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इम्पॉसिबल है वापस जाना। हल्का फुल्का ये चले जाते हैं, इसके अंदर भी उसी तरह से हल्का फुल्का जा सकते हैं, लेकिन डिस्करेज्ड है। ठीक है, इसके अंदर बस होता है कि वन एंड डन जॉब है। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस कर लिया ना, अब आपने फिर से नहीं करना, अब आपने एक बार सोच के कर लिया, अब आप आगे चलो। और इस तरह से आप पूरा सिस्टम बना देते हो, बस ख़त्म। उसके बाद आपने इसके अंदर कोई लूप वाली चीज़ नहीं है कि आपने वापस पीछे को आना। तो ये वाटरफॉल मॉडल हो गया। उसके बाद है वी मॉडल। वी मॉडल भी वाटरफॉल का ही एक वेरिएंट है, बस वो ड्रॉ इस तरह से किया गया कि अब पानी नीचे नहीं गिर रहा, थोड़ा सा ऊपर को भी जा रहा है। ठीक है, तो आ, इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं मेनली, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं वो ऐड की गई हैं, और वो है यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके अंदर जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ ऐड की गई हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इसके अंदर टेस्टिंग नहीं होते। इसके अंदर भी आप देखो ना कंस्ट्रक्शन डिप्लॉयमेंट के अंदर, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने एक इंजीनियरिंग एक्टिविटी लिखी हुई है टेस्ट। तो इनके अंदर चाहे एम्फेसिस ना भी हो, लेकिन टेस्टिंग फिर भी होती है सब में। इसके अंदर बस वो एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी है। ठीक है, और एक और जो इसके अंदर चीज़ है वो ये है कि हर आपकी जो डिज़ाइन और एनालिसिस की फ्रेमवर्क एक्टिविटी है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी साइड पे एक टेस्टिंग वाली एग्जिस्ट करती है फ्रेमवर्क एक्टिविटी। ठीक है, अब ये यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स, आप लाइक रेलवे वगैरह के लिए काम कर रहे हो, आप एयरप्लेन वगैरह के लिए काम कर रहे हो, जिसके अंदर लोगों की जानें जा सकती हैं अगर गलत बन जाए, तो तब ये वाला सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल अप्लाई किया जाता है। तो ये बातें थी, और अभी भी इन दोनों के अंदर फ्रोजन रिक्वायरमेंट्स वाली असम्पशन है कि हम शुरू में बस वेल नोन रिक्वायरमेंट्स के साथ काम करें, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन जब अनसर्टेनिटी हो तब क्या करते हैं? जब अनसर्टेनिटी हो, आपको पता ही नहीं है क्लाइंट को क्या क्या चाहिए, कुछ इतना क्लियर नहीं हो पा रहा, तो हम यूज़ करते हैं प्रोटोटाइपिंग सॉफ्टवेयर मॉडल। ये वाटरफॉल से कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, ये भी एक लिनियर प्रोसेस फ्लो है मोर और लेस, लेकिन एक्चुअली इटरेटिव है। दिखने में नीचे वाला हिस्सा लिनियर है, लेकिन इटरेटिव ही है ये, क्योंकि आप रिविजिट कर रहे होते पुरानी वाली चीज़ों को। तो आपका जो है प्रोटोटाइप रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले आपके पास आती हैं हल्की फुल्की। अब वो उनको इतना खुद नहीं पता होता, उसकी बेसिस के ऊपर वो आप हल्का फुल्का कुछ डिसाइड कर लेते हो, और आप फिर थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश करते हो, और फिर आप उस बंदे को दिखाते हो, कहते हैं हाँ या ना। ठीक है,
और ये लूप में चलता रहता है इस हिस्से में जब तक आप लोग दोनों खुश नहीं हो जाते कि यार ठीक है ये सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है और अब हम सिस्टम बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जाके आप एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन करते हो, ठीक है, मतलब इसके अंदर मॉडलिंग वगैरह वाली चीज़ें आ जाती है, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन रहता है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन आपने उसके साथ थोड़ा बहुत शेयर किया, उसने कहा कि यार नहीं ये यूज़ केस डायग्राम नहीं मुझे अच्छी लगी, या फिर मुझे ये वैसे यूज़ केस डायग्राम तो आप मोस्टली यहाँ पे बना रहे होगे, लेट्स से क्लास डायग्राम वगैरह उसको नहीं अच्छी लगी और इस तरह की चीज़ें। तो फिर आप वापस रिविज़िट कर सकते हो, या हो सकता है आप हल्का फुल्का काम बस मॉडलिंग के अंदर ही चेंज कर दो, या तो हो सकता है उससे आपको पता चले कि आपकी रिक्वायरमेंट्स में कोई गलती थी, आप बिल्कुल ही पीछे चले जाओ। इसी तरह से ये चलता रहता है और आप इवेंचुअली सिस्टम डिज़ाइन के अंदर भी इस तरह से करते हो, तो आप कॉन्स्टेंटली लुक बैक कर सकते हो और इस तरह से। तो ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल है। अब इसके फ़ायदे यही हैं कि ये इंतहा की अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स भी उन्हें ये हैंडल कर लेगा, और इसके अंदर कंटिन्यूस यूज़र इन्वॉल्वमेंट है, तो यूज़र खुश भी रहता है। उसके बाद ये है कि ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, ब्ला 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 ब्ला। और प्रॉब्लम्स इसके अंदर ये है कि कुछ लोग ना बस क्लाइंट को खुश करने के लिए ना थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स बनाते हैं कि यार मैं ज़रा अपना पॉइंट क्रॉस करना चाह रहा हूँ, तो मैं ना बस जल्दी में ना इस तरह का काम कर देता हूँ, और उसका कोड एक्चुअली इतना अच्छा नहीं होता। वो आपने कोड यूज़ करना नहीं होता अपने एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर, आप बस वो दिखाने के लिए, अपना आइडिया कन्वे करने के लिए थोड़ा सा कोड कर रहे हो, तो वो जो है ना वो कंपनी का टाइम वेस्ट हो रहा है। इसके अलावा ये है कि इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये है कि ना यूज़र इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है कभी कभी। उससे मसले ये आते हैं कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट आपको करनी पड़ती है। उसके अलावा एक है कि टेम्पटेशन टू शिप की उन्होंने बात की हुई थी कि यूज़र जब देखता है ना कि यार ये प्रोटोटाइप बनी हुई है उसके सामने, चाहे आपने उसको कोई थ्रो अवे प्रोटोटाइप दिखाई हो, वो कहते हैं हाँ यार बस शिप करो, ठीक है, डन डन, ये कर तो लिया था। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी होती हैं, इस तरह के मसले आ जाते हैं। तो ये ट्रेड ऑफ आती है आपके साथ प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर। आ, तो इसलिए ये ओनली वायबल फॉर स्मॉलर सिस्टम्स, ठीक है। और इसके अंदर टाइम टू मार्केट भी इन दोनों के अंदर ही, वाटरफॉल और इसके अंदर काइंड स्लो हो जाता है। इसके अंदर इसलिए क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली रिवाइज करी जा रहे हो, इसके अंदर इसलिए क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ओवरहेड आ जाता है, ठीक है। फिर है बात फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन की। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप अपना प्रोग्राम, इन दोनों के अंदर ये था कि एक बार आपने बना दिया बस बात ख़त्म है। इसके अंदर ये है कि आप कॉन्स्टेंटली उसको इवॉल्व करते रहते हो, तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो के साथ काम करता है। तो अभी तक हमने क्या क्या बात की है, लिनियर, ये लिनियर ही कह लो, वैसे इटरेटिव कहना चाहते हो तो कह लो, आ, थोड़ा सा इटरेटिव है ये वाले तो कम्प्लीटली लिनियर है ना, ठीक है। आ, और ये वाली जो प्रोसेस फ्लो है ये है इटरेटिव। अब ये वाली जो है ये एवोल्यूशनरी है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात की थी ये वाली है। तो इसकी जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं वगैरह उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ इतना उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ, बस उन्होंने बताया हुआ है कि आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो यूज़ कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स के अंदर, ठीक है। उन्होंने इस स्पेसिफिक वाली के अंदर कुछ इतना डिटेल में नहीं बताया हुआ, और मैंने जब ग्रुप में पोस्ट की थी ना ये, तो किसी बंदे ने कहा कि ओ यार ये फेज इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। तो या तो वो बंदा बिल्कुल ही नशे में था, या फिर सारे टीचर्स ने नहीं बताया हुआ कि ये भी होता है। किताब के अंदर इसका मुझे मकसद ये नज़र आया था कि आपको पता हो कि इटरेटिव और इंक्रीमेंटल के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो इटरेटिव जो है वो ये है कि आप ना वो इस तरह से दिखाते होते हैं, आपने देखी होगी डायग्राम किताब में भी। इट्स लाइक आपका ये सिस्टम है ना, तो आप सबसे पहले शायद ये वाला हिस्सा से शिप कर दो, उसके बाद आपको आता है कि चलो ठीक है ना मैं पहले इतना हिस्सा से शिप कर देता हूँ, उसके बाद आप इतना हिस्सा शिप कर देते हो, तो आप छोटे छोटे पीसेस में कर रहे हो। तो हो सकता है ये आपका पहले लॉग इन साइन इन है, एक ही बात होती है वैसे, लॉग इन साइन अप है, और इसके बाद ये हो सकता है कि कोर फंक्शनैलिटी है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो आप बारी बारी चीज़ें ऐड करते जा रहे हो। तो आपके पास इसके अंदर ना एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट आता है बिल्ड और क्या नाम है, प्रोडक्शन रिलीसेस के, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास दो इन्वायरमेंट्स होती हैं, एक डेव होती है और एक प्रोडक्शन होती है, और इनके अंदर आपके बिल्ड्स होते हैं, सही है। तो जब आपने पब्लिक के लिए रिलीज़ 1 डाल दिए वह आप रिलीज़ 2 पे काम कर रहे होगे, जब आपने रिलीज़ 2 निकाल लिया आप रिलीज़ 3 पे काम कर रहे होगे, एंड सो ऑन। फिर आप जाके रुक जाते हो जब आपने अपना काम कर लिया, या फिर कुछ
एड इन्फिनिटम बस चलते रहोगे, क्योंकि आप मेंटेन करना चाहते हो सॉफ्टवेयर को, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बस चीज़ें कंटिन्यूसली ऐड करते रहना चाहते हो, तो आप ये इन्फिनिटली भी चला सकते हो, रोकना भी चाहते हो रोक भी लो बीच में, वो आपके प्रोजेक्ट के स्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? क्विक टाइम टू मार्केट, ठीक है, तो आप पहले ही आधा पे ज़्यादा निकाल देते हो। अच्छा, मैंने इटरेटिव की बात की है, मैंने इंक्रीमेंटल की बात की, मैंने इटरेटिव की नहीं की। इटरेटिव के अंदर यही है कि आप पहले इस तरह से निकालते हो कि आप सारा कुछ ही करने की कोशिश करें, लेकिन गंद है, ठीक है, मतलब इमेजिन करो कि ये एक टूटी हुई दीवार है जिसके अंदर बस मसले ही मसले हैं, ठीक है, ये होल है बीच में, एक ये होल है, आपने ज़्यादा ही सारा कुछ ही करने की कोशिश की है, फिर आप आहिस्ता जाके इसको थोड़ा थोड़ा नीट कर देते हो कि अब थोड़े कम क्रैक्स हैं, ठीक है, और उसके बाद एंड में जाके आप एक फुली पॉलिश्ड सॉफ्टवेयर शिप करते हो। तो ये अगर आप 3 इटरेशंस के ऊपर करो इस तरह से, तो इटरेटिव वर्सेस इंक्रीमेंटल आपको पता होना चाहिए। इंक्रीमेंटल यही है कि वन, ये +1 +1 +1, और इटरेटिव ये है कि पहले गंद और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सफाई। सही है। अब मैंने और दबा दी, क्या हुआ है, रिफ्रेश करना, ओ भाई, अच्छा ठीक है, सही है। अब इसके अंदर मसले ये आते हैं कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, उसके अंदर स्कोप अगर ज़्यादा हो रहा है आपके प्रोजेक्ट का, तो इंटीग्रेशन कम्प्लेक्सिटी आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा अच्छा, एक फ़ायदा था इसका, हाँ, आपको कॉन्स्टेंटली ना यूज़र फीडबैक मिलता रहता है। तो अभी आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी चीज़ भी बनाई वो हो सकता है यूज़र के लिए गंदी हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको फीडबैक मिलता जाता है कि यार, ओ भाई ऐसे नहीं करना, नो टाइप शर्ट। उसके बाद आप उसकी बेसिस के ऊपर यूज़र फीडबैक लेते हो और उसको अप्लाई करते हो, और उस केसेस में आपकी ऐप बेहतर होती जाती है। और यही है कि इसमें कंटिन्यूसली साथ यूज़र को ट्रेनिंग भी मिलती रहती है अर्ली वर्जन्स के थ्रू, और वो ओवरवेलम नहीं होता, क्योंकि शुरू में अगर आप इंक्रीमेंटल कर रहे हो, उसके अंदर फीचर्स ही पहले इतनी कम है, उनका तो माहिर हो जाता है बंदा, आहिस्ता आहिस्ता आती जाती हैं, तो उसके लिए इतना ओवरवेलमिंग नहीं होता, उसको पता होता है क्या चीज़ कहाँ पे है वगैरह। उसके अलावा इसके अंदर मसला ये आ जाता है कि आप ना यूज़र को खुश करने के चक्कर में ना, बस वो डेडलाइन मीट करने के चक्कर में आपने थोड़े से कॉर्नर्स कट करना शुरू कर देता था। उसमें होता ये है कि आप, हो सकता है कि कोई फीचर है, आप बस उसके लिए ना गंदा सा कोड लिख दो जो इतना रीयूजेबल भी ना हो, इतना मेंटेनेबल भी ना हो, लेकिन बस काम कर रहा है, तो आप कहते हो बस चल रहा है ना, ठीक है, बाद में देख लेंगे। तो वो बाद में देख लेंगे के चक्कर में ना आपकी कोड बेस इतनी गंदी हो जाती है कि उसके अंदर चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है। और जब भी आपने कोई नई फीचर डालनी होती है, आप अपने पुराने वाले गंदे कोड के साथ को देखते हो और आप कहते हो यार, मैंने ये काम पहले भी किया हुआ है, लेकिन मैंने इस तरह का कोड लिखा था, मैं रीयूज़ नहीं कर पा रहा, और अब बड़ा बुरा लगेगा अगर मैं रीयूज़ नहीं करूँगा, अगर UI एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, तो उस इस तरह के मसले आ जाते हैं। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद है स्पाइरल मॉडल। अब स्पाइरल मॉडल, दो बातें हुई हैं स्पाइरल मॉडल की, एक ये वाला स्पाइरल मॉडल है और एक ये वाला है। तो ओरिजिनल जो स्पाइरल मॉडल था ना, वो बेरी बोनम का था, वो भी लाइक 1988 और समथिंग में ही था कोई। वो जो मॉडल था वो ये था। अब जो हमारी एक टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इसको बहुत वाटर डाउन किया हुआ है, और उसके ऊपर बाद में आएंगे, अभी हम खाली इसके ऊपर ही फोकस करते हैं। अब इसके अंदर जो है ना, सबसे पहले कुछ भी देखने से पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना होता है एक प्रोसेस मॉडल के अंदर, हमने यहाँ पे बात की थी। कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ अम्ब्रेला होती हैं और प्रोसेस फ्लो होती है। तो एक तो स्पाइरल है, नज़र ही आ रहा है कि लूप में कुछ हो रहा है, तो ये एवोल्यूशनरी है, ठीक है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके अलावा फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ क्या है, तो मैंने ग्रे आउट कर दी बकाया चीज़ें, ताकि आप गौर कर सको कि एक्चुअल जो हमारी 4 मेजर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं वो है, सबसे पहले आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आपने अपने गोल्स डिटर्मिन करने हैं, आपने ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करने हैं, और आपने कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करनी है आपने। उसके बाद आपने अगले फेज़ में आपने इन ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना है और हाईएस्ट रिस्क वगैरह देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। उसकी बेसिस के ऊपर आपने फिर डेवलपमेंट शुरू करनी है और टेस्टिंग वगैरह करते रहना। फिर आपने ना, जब आप इस हिस्से पे आओगे लाइन के, तो आपको एक आर्टिफैक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप प्लानिंग वाले फेज में थे तो आपको एक हो सकता है कि SLS डॉक्यूमेंट मिल जाए। अगर आप कोड कर रहे थे तो हो सकता है कोड मिल जाए। अगर दूसरा जो लूप था उसके अंदर आप फिर से कोड कर रहे थे, इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ जा रहे हो, तो थोड़ा सा और कोड मिल जाए, या डिज़ाइन मिल जाए, या आपको इस तरह की चीज़ें।
तो जहाँ तक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ की बात है, उसके बाद जो चौथा वाला क्वाड्रेंट है यहाँ पे, प्लान। प्लान के अंदर हम अगली इटरेशन प्लान करते हैं, ठीक है, कि हमने अगले लूप में क्या करना। अब ये लूप्स हैं क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो सर्किट्स है ना, ये बेसिकली आप इसको समझ सकते हो इस तरह से, जैसे ये हमारी मैम ने तो बस कहा था कि आप समझ लो कि एस डी एल सी की जो चार पांच है ना साइकिल्स, फेजेस हैं, वो है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है ना। तो पहले वाला जो, अगर मैं ये स्पाइरल फॉलो करूँ, ठीक है, एक सेकंड, मेरा ख्याल है पेंट टाइम है यहाँ पर। हाँ, अब अगर मैं इसको फॉलो करता रहूँ स्टार्ट से, इधर से, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हम बजट रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हैं। उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हैं कि क्या इस बनाना भी चाहिए या नहीं, इस मसले को हल करने के लिए इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए या नहीं। फिर आप कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करो कि कब तक बनाना है। उसके बाद आप थोड़ा सा रिस्क एनालिसिस करो कि क्या क्या मसले आ सकते हैं इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। और फिर आप एक आध प्रोटोटाइप भी निकाल देते हो अगर आपको कोई बहुत ही अनसर्टन चीज़ लग रही है, या फिर ये प्रोटोटाइप हो सकता है किसी आपकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोटोटाइप हो, ज़रूरी नहीं कोड वाला प्रोटोटाइप हो। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन डॉक्यूमेंट होती है एक, बेसिकली जिसके अंदर आप कुछ याद कर रहे होते हो। वो इतनी ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा बात है एंड पे आपको एक आध डॉक्यूमेंट मिल जाती है, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन डॉक्यूमेंट। और फिर आप डिसाइड करते हो अगले फेज़ में कि यार मैंने अब क्या करना है आगे। इस पॉइंट के ऊपर आप सोचते हो मैंने आगे क्या करना। तो सबसे पहले इस फेज़ के अंदर आपने प्लान किया और आपको कुछ हल्का फुल्का दिमाग में आया कि यार मैंने ना इस तरह से लाइफ साइकिल चलानी है, और ये मेरी पक्की रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं, अब मैं आगे चलता हूँ। अब इस फेज़ पे आप आओगे, आप फिर से देखोगे क्या बिगेस्ट रिस्क हैं वगैरह, क्या मसले हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप अगली चीज़ डिसाइड कर लोगे। तो आप अगर सोचो ना, हमने वो HCI के अंदर डबल डायमंड वाली बात की थी कि एक डिस्कवर होता है और एक नैरोइंग डाउन होता है। तो प्लान जो है ना, वो ये वाला हिस्सा है कि आप अगली इटरेशन प्लान कर रहे हो कि उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, दुनिया बहुत अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जाके रियलिस्टिक होते जाते हो कि अच्छा नहीं, इतने टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर वो आप अपने गोल्स डिटरमिन कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हो, कंस्ट्रेंट्स देख रहे हो, और आप आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन करते जा रहे हो, और एट दिस पॉइंट आप मॉडलिंग शुरू करते हो। और या आप उसको इस तरह से ही समझ सकते हो कि अब यहाँ पे आपने इवेल्यूएशंस करना शुरू की, इन सबको देखना किया कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। फिर आपने जब एनालिसिस कर लिया, आप फिर थोड़ा सा वापस नीचे आना शुरू, तो इस तरह भी आप समझ सकते हो इसको। अब ये बात हो गई। अब ये ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, ये ज़्यादा यूज़ होता है जब आपके ना प्रोजेक्ट इस तरह हो कि कंटिन्यूस अनसर्टेनिटी है। लाइक आप वो नियॉन जेनेसिस इवान गैलियन वाले जो रोबोट्स हैं ना, जो कभी भी नहीं पहले बने, आप उस तरह की चीज़ बना रहे हो, लाइक आप ये बना रहे हो, और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। जब मर्जी आपका बजट कट हो सकता है गवर्नमेंट से, जब मर्जी ये हो सकता है, मर्जी वो हो सकता है, बहुत मसले आ सकते हैं। और कोई ऐसी ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी है जिसके साथ बहुत कम काम हुआ हुआ है, या कोई बहुत ही डिफरेंट किस्म का प्रोजेक्ट है, तब आप ये यूज़ करते हो। क्योंकि इसके अंदर पूरा टाइम आप रिस्क वगैरह का एनालिसिस कर रहे होते हो, और आपका हर सर्किट भी ना देखा जा सकता है एज रिस्क मैनेजमेंट, कि आप सबसे पहले ज़्यादा एरियाज ऑफ हाईएस्ट रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, उसकी बेसिस पे करते हो। कुछ लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि एक सर्किट जो है, मतलब एक लूप जो है, वो शो करता है कि SDLC की एक साइकिल हो गई। ज़रूरी नहीं होता इसमें, बल्कि ये बनाया इसलिए गया था बोहम ने क्योंकि उसको लगता था कि पुराने वाले जो है ना सारे, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसने एक फ्लेक्सिबल सा मॉडल बनाने की कोशिश की थी, जिसके अंदर हर अनसर्टेन प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। अब वो अनसर्टेनिटी की बात हो गई, हमने कि कंटिन्यूस अनसर्टेनिटी के अंदर यूज़ होता है जब हम नई टेक्नोलॉजीज या हाई वेरिएंस बजटिंग के साथ काम कर रहे हो। उसके अलावा ये है कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। ये रेगुलर प्रोटोटाइप्स, आर्टिफैक्ट्स और माइलस्टोन्स वगैरह की वजह से ना, मतलब अच्छी प्रोग्रेस चलती रहती है इसके अंदर, और स्केलेबल भी बनता है सिस्टम, क्योंकि आप हर वक्त रिस्क एनालिसिस कर रहे होते हो। अगर आपका रिस्क एनालिसिस सही है तो आप एक स्केलेबल और रोबस्ट सॉफ्टवेयर बना लोगे। तो उसका कंस्ट्रेंट हैंडलिंग वगैरह, रोबस्टनेस के ऊपर बड़ा एम्फेसिस है, टेस्टिंग के ऊपर भी है थोड़ा बहुत। तो बेसिकली स्पाइरल मॉडल एक बड़ी फ्लेक्सिबल सी चीज़ है जिसके साथ आप जो मर्जी करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर जो 4 फंडामेंटल फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, वो ये 4 हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके अंदर कुछ नुकसान भी हैं।
ये सारा कुछ रिलाई इस पे करता है कि आपकी रिस्क असेसमेंट बिल्कुल सही थी, क्योंकि कुछ ऑथर्स इसको देखते हैं कि हर सर्किट जो है ना वो बस एक रिस्क मैनेजमेंट का सर्किट है, कि आपने एक रिस्क सही किया कि मुझे भी पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, अगला किया कि डिज़ाइन नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो चीज़ है, आ, ये सारा डिपेंड करता है कि आपका आपकी रिस्क असेसमेंट सही थी। उसके बाद है कि इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होती है, एनालिसिस इतना ज़्यादा होता है, रिस्क असेसमेंट वगैरह आप कर रहे होते हो हर वक्त, तो टाइम टू मार्केट थोड़ा स्लो हो जाता है। उतना भी स्लो नहीं होता जितना लाइक प्रोटोटाइपिंग में होता है। इसके अंदर तो आप बस बिल्कुल ही लगे हुए हो ना, कुछ भी नहीं कर रहे, बस लिस्ट ऑफ रिविजन्स भी अटके हुए हो। लेकिन इसके अंदर भी मसले आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है अगेन प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस में लगाया जा सकता है स्पाइरल मॉडल। तो इसलिए इसके अंदर इतना सिंपल नहीं है कहना, लेकिन थोड़ा बहुत कम फिर भी हो जाता है टाइम टू मार्केट इसकी वजह से। अब जो किताब में था जनरलाइज्ड स्पाइरल, ये लिटरली बस इटरेटिव एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो को डिफाइन किया हुआ, जो हमने यहाँ पे बात की थी ना, फेज इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अगर गौर से देखो ये एग्जैक्टली वही है, इसके अंदर स्पाइरल शुगर में डाले हुए और इसके अंदर सर्किट कुछ रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा। इसके अंदर फिर भी सर्किट एक आध लाइक साइकिल रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, इसके अंदर लिटरली कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये बस शुगर है, ये बस एक इटरेटिव प्रोसेस फ्लो को उसने थोड़ा सा फैला के लिख दिया हुआ है। ये इंतहाई गैर ज़रूरी है और ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन हमारे टीचर ने डाला हुआ था और कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे। अच्छा, उसके बाद बात आती है यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल एक हाईली फ्लेक्सिबल प्रोसेस मॉडल है, जो अपने यूज़र्स को इनकरेज करता है कि आप इसको खुद टेलर करो अपने प्रोजेक्ट की नीड्स के मुताबिक। उसके बाद यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल के अंदर एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो होती है, लेकिन ये पैरेलल प्रोसेस फ्लोज को भी सपोर्ट करता है। अगेन ये फ्लेक्सिबल है और इसको थोड़ा सा आप ही डिसाइड करते हो कि किस तरह से करना, मतलब इतना भी ये स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स नहीं है। उसके बाद ये है कि इसके अंदर डेवलपमेंट जो है ना वो यूज़ केस ड्रिवन होती है, और इसके अंदर ना UML मॉडलिंग वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। इसके अंदर आप यूज़ केसेस बनाओगे, क्लास बनाओगे वगैरह, पता नहीं सीक्वेंस स्टेट सारी बनाओगे। तो डॉक्यूमेंटेशन भी इसके अंदर इसलिए अच्छी बनती जाती है क्योंकि आपने सारा कुछ मॉडल किया होता है साथ साथ, और इसके अंदर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब अगेन ये फ्लेक्सिबल है, इतना भी कोई इसके अंदर कुछ है नहीं। जो मेजर चीज़ें याद रखने वाली हैं वो है एवोल्यूशनरी, फ्लेक्सिबल, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट और UML, जो मैंने बोल्ड करके लिखी हुई है। ठीक है। लेकिन ये पैरेलल भी सपोर्ट कर देता है और इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। यू मेक ऑफ इट व्हाट यू वांट। ठीक है, तो चिल सीन है। अब एक आध इस तरह की डायग्राम थी कि किसी बंदे ने ना इसको रीमॉडल किया हुआ अपने पर्पसेस के लिए, एक काइंड ऑफ काउंटर इंट्यूटिव तरीके से, कि इसने क्या कि इटरेटिव होता है ना, सॉरी एवोल्यूशनरी होता है ना, तो मैं 7 स्टेजेस डालूंगा, 7 इटरेशंस डालूंगा, और उसमें पहली इटरेशन के अंदर मैं खाली वो इंसेप्शन पे काम कर रहा हूँ, फिर एलैबोरेशन के ऊपर 2 पे लगा दूंगा, कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं 3 लगा दूंगा, ट्रांजिशन के ऊपर मैं लगा दूंगा। अब ये जो टर्म्स हैं ये आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। UPM के अंदर जो UP है उसके अंदर कम्युनिकेशन और प्लानिंग को मर्ज करके ना एक चीज़ बनाई गई है, इंसेप्शन। ये बस एक फेज़ का नाम डिफरेंट कर दिया था उन्होंने। इसी तरह इन्होंने प्लानिंग और मॉडलिंग को मर्ज करके ना एलैबोरेशन का एक फेज़ डाल दिया हुआ है। ठीक है, इंसेप्शन के अंदर आप बस रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग वगैरह कर रहे हो, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, और एलैबोरेशन जो है ना इसके अंदर आप कर रहे हो बेसिकली मॉडलिंग, UML बना रहे हो, उसके अंदर यूज़ केस डायग्राम बना दिया आपने, यूज़ केस डिस्क्रिप्शंस लिख ली वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी मॉडलिंग वगैरह वाली चीज़ें ना आपकी एलैबोरेशन फेज़ में आ जाती हैं। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि जो ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क एक्टिविटी थी ना, कम्युनिकेशन प्लानिंग वगैरह इस तरह से, तो इसके अंदर कम्युनिकेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्लानिंग के अंदर हम अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन प्लानिंग के अंदर आप बेसिकली क्या ही बना लोगे, यूज़ केस डायग्राम बना लोगे, यूज़ केस डिस्क्रिप्शन बना लोगे, फिर मॉडलिंग के लिए आप क्लास डायग्राम वगैरह किसी और फेज में बना रहे हो। इन्होंने बस ना सारे डायग्राम्स वगैरह वाली चीज़ों को ना मर्ज कर दिए, क्योंकि ये UML फोकस्ड है और ये ज़्यादा यूज़ भी ऊप वाले प्रोजेक्ट्स में होता है। ठीक है, तो अगर आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग की जगह आप OOP पैराडाइम के साथ काम कर रहे हो तो आप UP अप्लाई करोगे, और इसके अंदर मॉडलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक का सबसे आइडेंटिफाइबल जो चीज़ है उसके अंदर वो ये है कि बाहर कोई आया,
अच्छा, मैं ये कह रहा था कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे आइडेंटिफाइबल चीज़ है ना, वो है कि इसके अंदर पैरेलल प्रोसेस फ्लो पक्की होती है, ठीक है। ये लगाया जाता है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जिसके अंदर खाली 2 से 3 मंथ की टाइमलाइन है कि आपने बस जल्दी से एक चीज़ शिप करनी है। इसके अंदर आपकी टीम का प्रॉबेबली एक्सपीरियंस होगा तो ही आप काम कर पाओगे। तो आपको एक अच्छी टीम चाहिए होगी इसके लिए जो काम के साथ काफ़ी फेमिलियर है और रिक्वायरमेंट्स वेल नोन होंगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि अनसर्टेनिटी वगैरह बहुत ज़्यादा है, आपका बस टाइम कंस्ट्रेंट्स के साथ डील करने के लिए ये है, ठीक है। अब सरप्राइजिंगली इसके अंदर भी मॉडलिंग काफ़ी होती है। इसके अंदर बिजनेस मॉडलिंग करते हैं हम, डेटा मॉडलिंग करते हैं, प्रोसेस मॉडलिंग करते हैं। बिजनेस मॉडलिंग बेसिकली ये होती है कि लाइक वो हमारा प्रॉफिट सेंटर क्या होगा, किस तरह से हम करेंगे प्रॉफिट, इस तरह की बेसिक चीज़ें। डेटा मॉडलिंग आपको पता ही है कि डेटा फ्लो डायग्राम्स वगैरह हो गई। प्रोसेस मॉडलिंग आपकी सीक्वेंस डायग्राम्स और थोड़ा सा प्रोग्राम मॉडलिंग बेसिकली, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसके अंदर जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ इन्होंने डिफाइन की हुई हैं, आप जो काफ़ी जगहों पे देखोगे, अगर मैं अभी भी गूगल करूँ आपके सामने रैड फ्रेमवर्क, तो आप ये देखोगे इस तरह से कि ये एवोल्यूशनरी है थोड़ा सा, क्योंकि मतलब इसके साइकिल्स हैं बहुत ज़्यादा। आप जहाँ भी देखोगे वो साइकिल्स नजर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एनालिसिस को एक डिज़ाइन हो गया, आपने कुछ एक आध प्रोटोटाइप बनाई, आगे चलते गए और फिर टेस्टिंग में गए, इम्प्लीमेंट कर दिया, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इसके अंदर आप काफ़ी जगहों पे ना कट ओवर की टर्म देखोगे। तो कट ओवर बेसिकली है टेस्टिंग वगैरह, ठीक है। तो आप अगर एक बार कॉन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि ये इतनी डिटेल में भी नहीं हमने बात की थी। अच्छा, एक और बात इसमें यही है कि जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, उसके अंदर आपका आप सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी प्रॉब्लम मॉड्यूलर है, ठीक है। अभी आप ये देखो ना, यहाँ पे मॉड्यूलराइज्ड, एक सेकंड क्या है ओ भाई, हाँ ये देखो। आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर मॉड्यूलराइज होंगी, तो आप मॉड्यूल 1 इंडिपेंडेंटली एक टीम से डेवलप करवा दिया, मॉड्यूल 2 किसी और से करवा दिया, तो पैरेलल वर्कफ्लो वाली जो बात है, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक वो बात थी कट ओवर की, जो इसकी फ्रेमवर्क एक्टिविटी है एक, वो यही है, द कंप्लीट सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड, डिफरेंट मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड एंड द फाइनल सिस्टम इज डिप्लॉयड और यूजर एक्सेप्शन टेस्टिंग इज ऑल्सो डन हियर। तो बेसिकली इंटीग्रेशन और टेस्टिंग कट ओवर, मुझे भूल गया था इसलिए मैं देख रहा हूँ। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इनको सबको कंपेयर कर लेते हैं जो हमने बात की है इतनी। वाटरफॉल विद प्रोटोटाइपिंग, वी मॉडल प्रोटोटाइपिंग, इसके अंदर ना कुछ चीज़ें तो बंदे को याद रहती हैं कि अच्छा ठीक है यार, वाटरफॉल के अंदर रिक्वायरमेंट्स फ्रोजन होती हैं। इनका स्कोप जो है खाली स्मॉल स्केल या स्मॉल टू मीडियम स्केल वाली एप्लीकेशंस के लिए होता है। थोड़ा ज़्यादा कर दो तो मुश्किल हो जाता है। वी मॉडल फिर भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन उसके अंदर भी मसले हैं। तो उसके अलावा प्रोटोटाइप्स किसमें होती हैं, किसमें नहीं होती, यूज़र इन्वॉल्वमेंट किधर कितनी है और टाइम टू मार्केट किधर कितना है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए अगर आपको, अगर आइडेंटिफाई वाला सवाल आ जाए जिसके अंदर वो मैच द कॉलम वगैरह वाली चीज़ें होती हैं। तो आ, मुझे इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ भूलती है ना, वो ये है कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और यूनिफाइड प्रोसेस जो है, ये दो जो है ना, ये तो सबसे ज़्यादा मैं भूल जाता हूँ कि इसके अंदर यूज़र इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूस है। क्योंकि मेरे दिमाग में तो इनको याद रखने के लिए है ना कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैरेलल, यूपी के अंदर यूएमएल और फ्लेक्सिबल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इन दोनों के अंदर यूज़र इन्वॉल्वमेंट हैवी हैवी होती है, ठीक है। और ये एक बात है। उसके अलावा टाइम टू मार्केट यूपी का भी ठीक ही होता है, अच्छा होता है। लेकिन वो मॉडलिंग वगैरह की, उससे टाइम ले सकते हैं। अगेन यूपी इतना फ्लेक्सिबल है कि उसके अंदर आप उसको थोड़ा वो चेंज करके जो मर्जी कर लो। तो इस तरह की बात भी है, तो इसको थोड़ा पिन डाउन कर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। ये बात है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रट्टा नहीं मारना ये। बस ये एक समरी के तौर पे था कि आपको पता हो कि आपस में कंपैरिजन किस तरह से है इनका। आगे फिर बात है एजाइल प्रोसेस मॉडल्स की। तो ये हमने सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स की बात की है। ये सब ना थोड़े फिर भी ना चेंज वगैरह के लिए इतने रिसेप्टिव नहीं है। स्पाइरल है, लेकिन बकाया जो है फेज भी है थोड़ा बहुत। लेकिन ये वाटरफॉल तो बिल्कुल भी नहीं है, रैड बिल्कुल भी नहीं है। यूपी भी आपने मॉडलिंग इतनी कर दी है, बाद में जाके आप चेंज कर रहे हो, मसले आ जाता है। तो एजाइल प्रोसेस मॉडल्स जो है ना,
आ, उनके लिए ना थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि एक चीज़ थी एजाइल मैनिफेस्टो। एजाइल मैनिफेस्टो ये कहता है कि वी पुट इंडिविजुअल्स एंड इंटरैक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। मतलब ये जो हम इतनी फॉर्मल फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ वगैरह जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इसकी हम इसकी इतनी कदर नहीं करते जितनी हम लोगों के बीच में, डेवलपर्स के बीच में एवरीडे इंटरेक्शंस हैं हमारे। ठीक है। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है। ये पहली बात है। उसके अलावा ये है कि हम इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लिखते रह जाते हैं, हम सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर पा रहे होते। तो हम हमारी हमेशा जब भी चॉइस होगी हम वर्किंग सॉफ्टवेयर चूज़ करेंगे ओवर कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। उसके अलावा आप कस्टमर के साथ कोलैबोरेट करोगे, ना कि आपको क्या नहीं आपने ये प्लान आपने इतना बताया तो अब इतना ही होगा। ठीक है। आप बेसिकली इस तरह से नहीं करोगे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया ना जिस तरह से फॉर्मली, मतलब इससे पहले ये होता था एजाइल से कि मतलब एक बड़ा कॉन्क्रीट सा नैरो सा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन हो गया है और बस उसी के लिहाज से अब चलना, वही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। अब इन्होंने ना उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ना मैटर नहीं करता जितने कस्टमर की का ओपिनियन मैटर करता है। तो आप कस्टमर के साथ खुद कोलैबोरेट करोगे कि यार ठीक है यार, हम भी आपके लिए थोड़ी सी लाइक फ्लेक्सिबिलिटी ले आएंगे, आप भी हमारे लिए थोड़ी ले आना, तो भाईजान थोड़ा सा अगर कर दें तो वगैरह इस तरह से। वो वाला माइंड सेट है इनका। और ये है कि प्लान उतना कॉन्क्रीट ना भी हो, आप चेंज के साथ आपने रिस्पॉन्ड करना है। ये इनकी जो लाइक रूलिंग फिलॉसफी है वो ये है। ठीक है। आ, अब कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं जो आप नोट करोगे कि जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर शुरू में बातें कर रहे थे ना यहाँ पे, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये मसले आ जाते हैं, लेगेसी सॉफ्टवेयर की जैसे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। तो उनका इन चीज़ों में से ना सारा फोकस ही इसके ऊपर है। ये जो ग्राफ हमने देखा था कि जैसे जैसे लाइफ साइकिल के लॉन्ग चेंज आता है ना इन पुराने वाले मॉडल्स के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फेलियर रेट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह के मसले आ जाते हैं। तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एजाइल है ही खाली जब आपके दिमाग में आता है ना ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि वैसे आप एजाइल मैनिफेस्टो की साइड पे जाओ तब भी यही लिखे आएंगे। ठीक है। लिटरली वहीं से मैंने पकड़ाएंगे। अब ये बात हो गई। अब ये जो सारे एजाइल प्रोसेस मॉडल्स की हम बात करने वाले हैं ना, इन सब के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन है। वो ये है कि ये इटरेटिव, इंक्रीमेंटल और एवोल्यूशनरी तीनों हैं प्रोसेस फ्लोज इसके अंदर। ठीक है। आप इटरेटिव भी काम करोगे, आप इंक्रीमेंटल भी करोगे। बेसिकली आप लोग, आपको पता ही ऐसे होता है क्योंकि आप मॉडर्न सॉफ्टवेयर जब आप यूज़ करते हो आपको पता है कि आप पहले एक नई फीचर आई है, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आई है, अब कोई और फीचर आई है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आई है। ये आपको पता है, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है। ये इतनी कोई लाइक मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद है कि टीम वर्क होता है। ठीक है। टीम वर्क इसके अंदर एक फोकस होता है जिसके अंदर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स आपको नज़र आएंगी, क्रॉस फंक्शनल टीम्स आपको नज़र आएंगी, जिसके अंदर उन्होंने एजाइल मैनिफेस्टो के अंदर अपने प्रिंसिपल्स के अंदर कहा हुआ है कि द डेवलपर्स एंड बिजनेस पीपल शुड वर्क टुगेदर बेसिकली। तो आपकी टीम्स जो होंगी वो खाली एक किस्म की नहीं होंगी, उसके अंदर मल्टीपल रोल्स के बंदे होंगे। और आप कस्टमर को भी ना अपना एक टीम मेंबर कंसिडर करोगे और आप कंटिन्यूस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट लाओगे। ठीक है। उसके अलावा इन सब के अंदर कॉमन ये है कि इनका टाइम टू मार्केट बहुत अच्छा है। और इनके इनका है कीप इट सिंपल अप्रोच। ठीक है। कि अगर आप कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, आप इतना भी आगे के ना सोचना शुरू करो कि यार नहीं ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वरना आप ना फिर वो मॉडलिंग वाली हेल में फंस जाओगे। इसकी तरह बस डॉक्यूमेंटेशन बनाई जा रहे हो, आप सिस्टम नहीं बना पा रहे। आप सिंपल रखो। आपको पता है कि लाइक जो बेसिक चीज़ें होती हैं हर सॉफ्टवेयर में, आपको अंदाज़ा होता ही है। इंट्यूशन पे चलो थोड़ा बहुत। ज़रूरत जितनी है उतनी डॉक्यूमेंटेशन कर लो और हल्की फुल्की मॉडलिंग कर लो जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ना करो। तो ये एजाइल प्रोसेस मॉडल्स क्लासिकल से कैसे डिफरेंट है वो ऐसे हैं। ठीक है। ये आपके राइट पे एक कर्व दिखाया हुआ है कि जो ग्रे लाइन है, ठीक है, वो दिखा रही है कि कॉस्ट ऑफ चेंज यूजिंग एजाइल प्रोसेसेस। मतलब आप देखो कि अगर लेटर ऑन भी चेंज आ रहा है ना, उतनी ज़्यादा स्टीप नहीं जा रही जितनी क्लासिकल के लिए जाती है जो ब्लैक बोल्ड है। ठीक है। तो बस ये दिखाया हुआ है कि यार ये रिस्पॉन्सिव टू चेंज है बहुत। ठीक है। तो ये जो हमने चार बातें की थी एजाइल मैनिफेस्टो की, ये वही है। इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस वाली चीज़ बस टीम वर्क बन गई है यहाँ पर, और वर्किंग सॉफ्टवेयर वर्किंग, तो ये वाली बात है। अब सबसे पहले जो हमारे पास आता है ना इसके अंदर प्रोसेस मॉडल, वो है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का फोकस जो है ना वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन और क्वालिटी के ऊपर। ठीक है।
इनका बेसिकली यही बस फोकस है। अब सारा कुछ जो है ना वो उसकी सर्विस में होगा, लेकिन ये एक एजाइल फ्रेमवर्क है, इसलिए आपको यूज़र इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो वो भी चीज़ें साथ होंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो प्लानिंग फेज़ होता है ना, एक्सपी प्लानिंग, वो है कि आपने सबसे पहले करनी है गैदर यूज़र स्टोरीज। ठीक है, यूज़र स्टोरीज आपको पता ही है कि लाइक एज एक्स वाई जी आई वॉन्ट ए बी सी बिकॉज आई वॉन्टेड और समथिंग। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपके पास सारी फीचर्स होती हैं, और आपने ना, आपके इंजीनियर्स बैठते हैं और इन सब को ना प्रायोरिटीज असाइन करते हैं, और इन सब के लिए कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, और जो है आप प्रोजेक्ट वेलोसिटी भी बाद में आता है। ठीक है, वो भी कैलकुलेट करते हैं वैसे। ठीक है, अब ये इटरेटिव वर्क फ्लो है, इसलिए बार बार होती जानी चीज़ें। ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब उसके बाद है डिज़ाइन। डिज़ाइन जो है वो है कीप इट सिंपल अप्रोच है इसके अंदर फिलॉसफी, और सी आर सी कार्ड्स यूज़ होते हैं, मतलब क्लास रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन कार्ड्स, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक एग्जांपल है एक सी आर सी कार्ड की, जिसके अंदर क्लास नेम है, सुपर क्लासेस, सब क्लासेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोलैबोरेटर्स, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो आपके सारी जो फीचर्स हैं इस क्लास ने जो इम्प्लीमेंट करनी है, आप वो लिख देते हो, और वो किस तरह से करेगा, किन क्लासेस के साथ इंटरेक्ट करके करेगा, वो आप इस तरह से लिख देते हो आगे राइट पर। और उसके बाद स्पाइक सॉल्यूशंस का एक कॉन्सेप्ट है कि आप डिज़ाइन के दौरान ही ना, जब आप मॉडलिंग वगैरह कर रहे हो, आप तब भी ना जो ऐसी कोई चीज़ है जो पहले आपने कभी भी नहीं की, उसके लिए प्रोटोटाइप्स बनाते हो। ठीक है, तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ ना आगे जाके कोडिंग के दौरान मसला करेगी, तो आप पहले ही उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करते हो, उसके लाइक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वगैरह लाते हो। फिर आप अपना एग्जिस्टिंग कोड भी रिफैक्टर कर सकते हो इस फेज़ में, और आप वो कोडिंग के दौरान भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आ, ये पैरेलल में भी चल रहा होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद आपका होता है कोडिंग फेज़, जिसके अंदर आप साथ साथ यूनिट टेस्ट लिखते हो अपने कोडिंग के, और उसके अलावा पेयर प्रोग्रामिंग इनकरेज की जाती है कि आप दो लोग बैठ के एक कंप्यूटर के ऊपर साथ एक दूसरे को फीडबैक देते हुए मिलकर काम करो, और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आगे बात है टेस्टिंग की। टेस्टिंग इसके अंदर यूनिट टेस्टिंग भी होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होती है, सिस्टम टेस्टिंग भी होती है, और एक्सेप्टेंस या फिर यूज़र टेस्टिंग भी होती है, यूज़र अप्रूवल टेस्टिंग जो भी है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग होपफुली समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वेलोसिटी की, क्योंकि हर इटरेशन के एंड पे ना हम प्रोजेक्ट की वेलोसिटी निकालते हैं कि यार हमने पहले फेज़ में क्या किया था, पहली इटरेशन में क्या किया था, अब क्या किया था, और हम स्क्रम के अंदर भी यही करते हैं। तो ये वाली एग्जांपल स्क्रम की है, लेकिन दोनों का एक ही तरह से निकाला जाता है। वो यही है कि पहले वाले लूप के अंदर कितना काम हुआ था, वो किस तरह से डिसाइड होता है। यहाँ पे ना आपने जो यूज़र स्टोरीज को बेसिकली कॉस्ट दी थी ना, या एस्टिमेटेड कॉस्ट दी थी, वो आपकी हो जाती है स्टोरी पॉइंट्स। ठीक है, कि कितना मुश्किल था ये करना। तो स्प्रिंट वन के अंदर इस एग्जाम्पल के अंदर कंपनी ने ना ये किया कि एक यूज़र स्टोरी थी जो 13 स्टोरी पॉइंट्स के वर्थ थी, 3 यूज़र स्टोरी थी जो 8 की थी, एट्सेट्रा। बड़ा सिंपल तरीका है इसका, आपने बस कैलकुलेटर पकड़ना है, आपने करना है 1 × 13 + 3 × 8 + 3 × 5 + 4 × 3। ये जो है ना, ये आपके एक स्प्रिंट के अंदर टोटल स्टोरी पॉइंट्स थे। इसी तरह आप चारों के अंदर करो। लेट्स से आपने पहले वाले का 64 आ गया, अगले वाले का 50 आ गया, उससे अगले वाले का 70 आ गया, अगले का 80 आ गया। ये चार से डिवाइड किया, ये आपके स्प्रिंट वेलोसिटी या प्रोजेक्ट वेलोसिटी। बस इतने, इसमें और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्क्रम की। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई फील लाइक। वैसे दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये। खैर, स्क्रम जो है उसके अंदर फोकस ज़्यादा है कोलैबोरेशन और टीम वर्क के अंदर के ऊपर। ठीक है, बल्कि इसका नाम भी ना एक रग्बी फॉर्मेशन है जो बड़ी फीकी लगती है, अगर आप देखो स्क्रम रग्बी फ्रीकी या फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके अंदर स्प्रिंट्स होते हैं। स्प्रिंट्स बेसिकली यही है कि जो आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लोज में आप देखते आ रहे हो कि इस तरह से लूप बैक कर रहा है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। लेकिन इसके अंदर स्प्रिंट इसलिए कहा हुआ है क्योंकि ये बहुत छोटे टाइम के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो एजाइल वाले जो है ना वो प्रेफर करते हैं छोटे टाइम स्केल्स के ऊपर काम करने में, जल्दी जल्दी में काम हो, तो इसीलिए इनके स्प्रिंट्स भी 2 से 4 वीक्स के होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर वेल डिफाइंड रूल्स आ जाते हैं, रेगुलर इवेंट्स आ जाते हैं, हम बारी बारी वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये है कि स्क्रम का ओवरऑल वर्कफ्लो क्या है। आपके पास एक प्रोडक्ट बैकलॉग होता है जिसके अंदर आपकी यूज़र स्टोरीज हैं।
ठीक है। अब हो सकता है आपने कभी आप बार बार रिविजिट करते रहोगे, इसलिए बैकलॉग रिफाइनमेंट होती रहती है यूजर स्टोरीज की। वो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। आ, तो स्प्रिंट प्लानिंग है, आप उसके अंदर सेलेक्ट करते हो बैकलॉग में से कौन सी यूजर स्टोरीज इस स्प्रिंट में होंगी, ठीक है। उसके बाद आप बेसिकली 2 हफ्तों के पीरियड में सारे पॉइंट्स जो हैं आपके SDLC के उनसे गुजरते हो, और आप एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम खुद ही काम कर देती है। बहुत फ्लेक्सिबल है, ये भी हम डिटेल में भी कैनवन मोड वगैरह की एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। तो इसके अंदर डेली स्क्रम मीटिंग्स होती हैं और एंड पे आपको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। ये आपको पता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ रूल्स की स्क्रम के अंदर। पहला जो रूल है वो है प्रोडक्ट ओनर, ठीक है। प्रोडक्ट ओनर जो होता है ना, वो स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो प्रोडक्ट विजन आर्टिकुलेट करता है। लेकिन जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपको कोई स्प्रिंट ख़त्म हुआ है, तो उसने अगर रिव्यू करने के क्या ये जो चेंजेस आपने किए हैं ये पुश करने भी है सिस्टम में या नहीं, या फिर एडुकेट है इनएडुकेट है, क्या करना है। या फिर अगर स्प्रिंट टाइम से पहले ख़त्म हो गया तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसके लाइफ टाइम के, यार नहीं हमने पहले 4 हफ्तों का कहा था लेकिन मैं 3 के ऊपर लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये काम करना छोटा है। या फिर ये हो सकता है कि वो स्प्रिंट को और ज़्यादा लंबा कर दे, कि आपने पहले कहा था यार 2 हफ्तों में हो जाएगा, बाद में जाकर वो नज़र आ रहा है कि 4 हफ्ते लगेंगे, तो आप कहते हो यार मैं 2 हफ्ते और डाल दिए स्प्रिंट में। तो ये वाले जो काम है ये प्रोडक्ट ओनर करता है। और उसके अलावा आपकी डेवलपमेंट टीम होती है जो क्रॉस फंक्शनल होती है, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। सेल्फ मैनेजिंग होती है और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होती है। सेल्फ मैनेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग यही है कि आप खुद अपने आप को टास्क असाइन करते हो, खुद आप ओवरसी करते हो सारी चीज़ें कि किस तरह से सॉफ्ट के प्रोजेक्ट बनता जा रहा है, ठीक है। अ, उसके अलावा स्क्रम मास्टर जो होता है आपका वो डेवलपमेंट टीम का हिस्सा ही होता है, लेकिन वो उसका एक एक्स्ट्रा काम भी है, वो ये है कि उसने ना स्क्रम प्रोसेसेस जो है ना, मतलब अगर आपको पता है कि स्प्रिंट का इतना टाइम बॉक्स है कि इस हफ्ते इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए, तो ये वो थोड़ी सी इन्फोर्स करवाने में मदद देता है कि यार यार कर लो थोड़ी सी शर्म, यार टाइम इतना कम है वगैरह, ये इस तरह का बंदा है। उसके अलावा ये टीम के लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स अगर आ रहे हैं उनको साइड पे करता है कि यार चलो यार आप लोगों को इस वाले काम में मसला आ रहा है, ये वाला मैं हैंडल कर लेता हूँ, आप लोग इसके ऊपर लगे रहो। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब स्क्रम के अंदर जो इवेंट्स हैं वो 4 होते हैं मेजर। वो है SPM, DSM, SRM और SR। SPM जो है आपकी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है जिसके अंदर सारे लोग होते हैं, स्टेक होल्डर सारे होते हैं, प्रोडक्ट ओनर होता है, डेवलपमेंट टीम होती है, सारे होते हैं। और ये 2 से 8 घंटे की मीटिंग होती है जिसके अंदर आप खाली बैकलॉग की आइटम्स ही सेलेक्ट कर रहे होते हो कि यार कौन सी हमने स्प्रिंट में करनी, ठीक है। ये 2 से 8 क्यों लिखा है, वो डिपेंड करता है कि स्प्रिंट का लाइफ टाइम कितना है। बेसिकली अगर आपका 1 हफ्ते का स्प्रिंट है तो 2 घंटे होंगे, 2 हफ्ते का स्प्रिंट है तो 4 घंटे होंगे, 3 हफ्ते का स्प्रिंट है तो 6 घंटे होंगे, और अगर 4 हफ्ते का स्प्रिंट है तो 8 घंटे की मीटिंग होगी। तो जितना लंबा आपका स्प्रिंट होगा उतनी लंबी मीटिंग हो गई है। बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ वीक्स को। फिर DSM है, डेली स्क्रम मीटिंग। डेली स्क्रम मीटिंग जो आपकी है वो आपकी बस 15 मिनट की डेवलपमेंट टीम आपस में मीटिंग करती है, उसके अंदर कहते हैं कि यार मैंने आज ये किया, मुझे ये मसले आए और मैं कल ये करूँगा, ठीक है। उसके अलावा स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होती है। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग जो है वो एक पूरा डेमो होता है जिसके अंदर आपने दिखाना होता है कि स्प्रिंट में हमने क्या डेवलप किया। और अगेन अगर 1 हफ्ते का था स्प्रिंट तो 1 घंटे की मीटिंग होती है, 4 हफ्ते का था 4 घंटे की मीटिंग होती है, और ये भी सारे अटेंड करते हैं। उसके बाद स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव एक होता है जो डेवलपमेंट टीम में खाली आई होती है, और वो देखती है कि यार हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, अगली बार क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो ये बस एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो ये 1 से 3 घंटे का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। अगेन स्प्रिंट के लाइफ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कितना स्प्रिंट। फिर एक चीज़ आ जाती है, एक यूटिलिटी है, वो है कैनबैन बोर्ड्स। कैनबैन बोर्ड्स ओरिजिनली वो टोयोटा वाले अंकल जवान वगैरह में डेवलप हुए थे गाड़ियों की कंपनी के लिए, और वो इतने अच्छे लगे लोगों को कि उन्होंने कहा यार हम भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्क्रम के अंदर यूज़ कर रहे हो तो उसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास एक प्रोडक्ट बैकलॉग होगा, आपके करेंटली सिलेक्टेड होंगे, और वो वाली यूज़र स्टोरीज होंगी जो थोड़ी आगे पहुंच गई हैं, हो सकता है उसके ऊपर एनालिसिस किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे डूइंग और डन हर फेज के साथ। तो एक सिमुलेशन इसकी ये होगी कि आपने इधर से कुछ उठाया
और आपने काम करना शुरू कर दिया, ये आपने खुद क्लेम किए, इनको आप टिकट्स भी कहते हो, और आप कहते हो कि ये जो टिकट है, ये एक यूज़र स्टोरी है, ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। आप ड्रैग करके यहाँ पे करते हो, लिख देते हो कि यार अब इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ मैनेजिंग वाली चीज़ थी नहीं, वो है कि आप खुद ही अपने आप को काम असाइन कर रहे हो। और उसके बाद आप यहाँ से जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिया ना, आप डन पे कर देते हो। अब कोई और बंदा जो डेवलपमेंट टीम का है, वो यहाँ से उठाएगा और अपने पास रख लेगा, फिर वो करेगा और यहाँ पे कर लेगा। फिर जो टेस्टिंग वाली टीम का कोई बंदा है, वो वहाँ से उठाएगा और वो अपने पास रख लेगा, और फिर जैसे ही टेस्टिंग खत्म होएगी वो आगे कर जाएगा कि यार ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। वरना वो डेवलपर को कांटेक्ट करेगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब उसके अलावा एक चीज़ होती है एक्सपेडाइट लाइन। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप उसको नीचे यहाँ पे रखते हो। तो ये बात है। अब कैनबैन के अंदर एक चीज़ होती है वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट। इस वक्त वर्क इन प्रोग्रेस अगर हम एनालिसिस के अंदर देखें तो 3 है, डेवलपमेंट के अंदर भी 3 है, एक एक्सपायर्ड लाइन में पड़ा हुआ है। तो एक लिमिट भी आप इम्पोज कर सकते हो कैनबैन बोर्ड्स के अंदर कि यार 3 से ज़्यादा नहीं आपने जाना, वरना लोग बस मल्टीपल चीज़ें पकड़ लेते हैं और वो टाइम पे नहीं हो पाते। बेहतर है कि वो थोड़ा सा मिल के काम कर लें एक ही यूज़र स्टोरी के ऊपर, ताकि वो ज़्यादा जल्दी काम हो जाए। कम से कम एक ऑब्जर्वेबल फीचर तो हो ना, क्योंकि एजाइल की फ़िलॉसफी है कि अगर आपने प्रोग्रेस मेजर करनी है ना, वो ये नहीं है कि यार ये वाला पार्ट आधा बन गया, ये वाला पार्ट आधा बन गया। हवाई बातें ना करो कि यार बस थोड़ा सा काम होएगा तो ये सारा जुड़ जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि वर्केबल सॉफ्टवेयर उनके सामने अगर नज़र आ रहा हो ना कि यार ठीक है, ये फीचर ये काम कर रही है, तो वो तब उसको प्रोग्रेस कंसिडर करते हैं। इसीलिए वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट्स भी लगाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ टाइम के यूनिट्स हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर कोर। वो है लोड टाइम, साइकिल टाइम और थ्रूपुट। लोड टाइम है आपका कंप्लीशन माइनस सिलेक्शन टाइम। मतलब आपने जब सिलेक्टेड में पहली बार आया तो डन में जैसे ही आया, उनके बीच में गैप कितना है, ये लोड टाइम हो गया। उसके अलावा साइकिल टाइम है, वो कंप्लीशन माइनस अराइवल है, ठीक है। उसके अलावा थ्रूपुट है, वो है एक्चुअल वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। तो एक सेकेंड, अच्छा हाँ, मैं रिकॉर्ड करते हुए रियलाइज़ किया कि मैंने उल्टे किए हैं। और ये लोड टाइम नहीं होता, ये लीड टाइम होता है। हमारी स्लाइड्स में और मैम ने लोड टाइम बताया था, लेकिन एक्चुअली लीड टाइम होता है। और ये कंप्लीशन माइनस सिलेक्शन ही है, और कंप्लीशन माइनस अराइवल ही है। तो ये टाइम, ये क्लॉक तब शुरू होती है जब यूज़र ने कुछ कहा कि ऐसे करना है। ये वाली तब शुरू होती है जब आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ मैट्रिक्स आ जाते हैं आपके पास। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की। अब रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर हम बात करते थे कि यार फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अंदर कुछ इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। ये वो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी फ्रेमवर्क है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का काम है, इस तरह का काम है, तो उसके अंदर ये हो रहा होगा। तो वो है, सबसे पहले इंसेप्शन है, एलिसिटेशन है, इलेबोरेशन है, नेगोशिएशन है, स्पेसिफिकेशन और वैलिडेशन है। ये आपको रट के होने चाहिए, ठीक है। हम बारी बारी इनके बारे में बात करते हैं। इंसेप्शन जो है वो है कि आप अपने गोल्स डिटरमिन करते हो कि मैंने इस सिस्टम के साथ क्या करना है, और आपने अपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। एलिसिटेशन जो है उसके अंदर आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हो, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ यूजर स्टोरीज, ठीक है। ये बस रॉ आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक फॉर्मेट के अंदर। तो इतनी भी रॉ नहीं है, अच्छा। आ, ये आपके इंसेप्शन और एलिसिटेशन हो गया। तो इंसेप्शन के अंदर आपने कहा कि यार करना क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व होगा। एलिसिटेशन के अंदर है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं कि आप क्या चाह रहे हो, एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये जो यूज़र स्टोरीज होती हैं उसका फॉर्मेट देख लो। आ, तो आपके यूज़र स्टोरी का कोई नंबर होगा, US1 US2 एक्सेट्रा। वो जो है उसके अंदर एज आ समथिंग, आई वॉन्ट एक्स सो दैट वाई, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सारी फीचर्स एक्सप्रेस होती हैं शुरू में इस फॉर्मेट में, ताकि आपको पता हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ओवरऑल यूज़र गोल क्या है, और वो सिस्टम के अंदर किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है। अब उसके अलावा आपकी यूज़र स्टोरीज के अंदर वो एलिसिटेशन के दौरान नहीं डाली जाती, लेकिन मैंने कहा इधर इधर ही दिखा दूँ। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी आप इवेंचुअली डाल देते हो आगे, ठीक है। और वो इस तरह से होता है गिवन व्हेन देन। तो गिवन दैट आई प्रिपेयर एवरीथिंग व्हेन आई अटेम्प्ट द एंटायर एग्जाम, देन आई शुड स्कोर एटलीस्ट 80%। ये मेरी एक
क्राइटेरिया है एक सॉल्वेबल मिड बनने का, ठीक है, कि किस तरह से हम एग्जैक्टली टेस्ट कर सकते हैं कि जो मैं डिज़ायर कर रहा था कि द मिड टू बी सॉल्वेबल, वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो आगे बात है प्रायोरिटी की और एस्टिमेट की। जो मैं पहले बात की थी कि आप एस्टिमेटेड कॉस्ट देते हो और आप एस्टिमेटेड प्रायोरिटी देते हो। प्रायोरिटी आपकी असाइन होती है एलैबोरेशन के दौरान, ठीक है। एलैबोरेशन के अंदर आप सबसे पहले एक काम करते हो, वो होता है बैकलॉग रिफाइनमेंट। और वो यही होता है कि आपके पास जो सारी यूजर स्टोरीज कलेक्ट हुई हुई है ना, उन सबको आप प्रायोरिटीज असाइन करते हो और एस्टिमेटेड कॉस्ट असाइन करते हो। ये आपके जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके अंदर दो तरीके हैं। एक होते हैं 3 टीयर। 3 टीयर के अंदर आप कहते हो नेसेसरी, डिज़ायरेबल और ऑप्शनल। और 1 to 5 रेटिंग भी आप उसकी जगह दे सकते हो, न्यूमेरिक। तो ये दो अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं, दोनों वैलिड है प्रायोरिटी के लिए। आपकी मर्ज़ी है, जो सा मर्ज़ी यूज़ कर लो। उसके बाद है एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये आप एक न्यूमेरिकल चीज़ देते हो 1 से 5 के दरमियान, या जो मर्ज़ी कि ये कितना टाइम लगेगा वगैरह, कितना मुश्किल है। तो ये बात हो गई। मॉडलिंग जो है इसके अंदर होती है एलैबोरेशन के अंदर, और इसके अंदर आते हैं यूज़ केस डिस्क्रिप्शंस, यूज़ केस डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम्स, डेटा फ्लो डायग्राम्स, ठीक है। तो ये बात हो गई इंसेप्शन, एलिसिटेशन और एलैबोरेशन। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने यूज़र स्टोरीज बनाई हैं एलिसिटेशन के अंदर, और हमने उसके अंदर प्रायोरिटीज़ वगैरह ऐड कर दी हैं और थोड़ा बहुत क्लीन अप कर दिया है उनको इन एलैबोरेशन। अभी तक हमने ये जो नीचे वाला हिस्सा है गिवन व्हेन देन वाला एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया, भी हमने वो नहीं बताया कि कब आता है। तो वो आता है निगोशिएशन के बाद। तो सबसे पहले निगोशिएशन होती है कि हो सकता है कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो, ठीक है। कि वो सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी ट्रेड ऑफ आपने अभी रिसेंटली एचसीआई के अंदर किया, आपको पता ही है क्या होता है। कि हो सकता है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एक बंदा चाह रहा है, एक बंदा बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी और ईज़ ऑफ यूज़ चाह रहा है, तो वो थोड़ा सा क्लैश कर रहे हैं कि यार कितना करना है। तो आप थोड़ा सा ना उन कॉन्ट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा देखते हो कि क्या आगे लेके चलना है, किस तरह से लेके चलना है। और इधर आप स्कूप कंट्रोल की बात भी कर सकते हैं कि यार आप थोड़ी ज़्यादा ही फ्री होते जा रहे हो, इतना भी नहीं हम कर सकते। और आप फिजिबिलिटी अगर कम है, रिसोर्सेज कम है, टाइम कम है, तो उसकी बेसिस के बारे में आप डिसाइड कर लेते हो। तो ये आपकी निगोशिएशन फेज़ होता है। फिर आपका स्पेसिफिकेशन फेज़ होता है, इसके अंदर आप टेस्टेबल क्राइटेरिया वाली चीज़, जो ये वाली है नीचे वाला हिस्सा गिवन व्हेन देन वाला, वो ऐड करते हैं इन चीज़ों में। और ये आपकी यूज़र स्टोरीज आपने बैकलॉग रिफाइनमेंट कर ली। उसके बाद आप ना बनाते हो अपना यूआरडी और एसआरएस, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में बात करने से पहले थोड़ा सा फिर से रिकैप कर लेते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर 6 बेसिक टास्क हैं: इंसेप्शन, एलिसिटेशन, एलैबोरेशन, निगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन और वैलिडेशन। इंसेप्शन है कि बस मेरे दिमाग में कुछ आया है, मैंने सोचा है, स्टेक होल्डर से बात की है कि मेरा ख्याल है आपको फ़र्क पड़ता होगा इस प्रोजेक्ट से, आपका कोई स्टेक है इस प्रोजेक्ट के अंदर, टाइप शर्ट। एलिसिटेशन के अंदर आप थोड़ा डिटेल में जाना शुरू करते हो, अच्छा फिर एग्जैक्टली फीचर्स क्या होनी चाहिए। एलैबोरेशन के अंदर ये होता है कि आप मॉडलिंग पे आ जाते हो। उसके बाद ये होता है कि आप नेगोशिएशन पे आ जाते हो कि अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो आप किस तरह से उसको डील करोगे। स्पेसिफिकेशन के अंदर हम फाइनलाइजेशन की तरफ आना शुरू हो गए, हम लाइक नैरो डाउन कर रहे हैं, ठीक है। कि और हम डॉक्यूमेंटेशन अब लाइक एक्चुअल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ला रहे हैं, जो बाद में जाके चेंज नहीं हो। वो है यूआरडी और एसआरएस। तो इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यूआरडी होती है यूज़र रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन, या आप खाली से कभी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन में लिखा देखोगे एसआरडी, तो वो भी एक ही बात है। उसके अलावा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन है वो यूज़र्स के लिए होती है, क्लाइंट्स के लिए होती है, कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अप्रूव करें कि यार ठीक है ना, यही चाहते हो ना। और इसके अंदर आपने प्रोजेक्ट का पर्पस बताया होता है, स्कोप बताया होता है, असम्पशंस बताई होती हैं, प्रपोजल होता है, और आपने फीचर्स बताई होती हैं कि कौन कौन सी होंगी। और ये आपने ना बड़ी एब्स्ट्रैक्ट और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आपने डिस्क्राइब किया होता है सारा कुछ। आप सारा बताते हो ये फीचर होगी, ये फीचर होगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा। फिर आपकी एक होती है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। वो होती है डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स के लिए, ताकि वो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इसको रेफरेंस करते रहें, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। आ, फिर बात है कॉन्क्रीट और टेक्निकल होते हैं ये। इसके अंदर टेस्टेबल क्राइटेरिया होता है, एम्बिग्यूअस नहीं होता। तो हम अब टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स थोड़ा पे यहीं से आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जो आप चाह रहे हो कि बिल्कुल भी एम्बिग्यूअस ना हो,
तो उसके लिए आप ये करोगे कि आप कभी भी कोई प्रोनाउंस नहीं यूज़ करोगे। आप ये नहीं करोगे इट विल डू दिस। इट क्या है? द सिस्टम है, ये सिस्टम का कोई मॉड्यूल है, चाहे वो ऑब्वियस भी हो ना, आपने फिर भी प्रोनाउंस नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है। उसके बाद है मेजरेबल क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं है कि आप टर्म्स यूज़ करो लाइक फास्ट या सिंपल, आप उसकी जगह उन चीज़ों को थोड़ा सा ऑपरेशनलाइज करोगे, थोड़ा सा उनको बताओगे कि एग्जैक्टली होती क्या है, किस तरह से मेजर किया जाएगा, कि क्या है क्राइटेरिया इन चीज़ों का। तो विद इन 300 मिली सेकेंड्स वगैरह, तो मैंने यहाँ पे जिस तरह से एग्जांपल दी थी, एटलीस्ट 80% की इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके अलावा आप एक और काम ये भी करते हो कि जो टर्म्स आपने खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, आप उसका शुरू में एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बना देते हो कि यार ये मैं टर्म्स इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसे लॉ के अंदर होते हैं, कोई भी आप लॉ पढ़ो, उसके अंदर शुरू में डेफिनेशंस होती हैं। तो यही होता है कि आप सारी टर्म्स को पहले ही डिफाइन कर दो कि मैंने ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, मेरा एग्जैक्टली यही मतलब, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। अगर कोई चीज़ हो जिसके अंदर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी हो सकती है, तो इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली टेस्टेबल और अनएम्बिगियस बन जाती हैं। और जब हम अपना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं ना, और अपनी एसआरएस वगैरह के लिए आ रहे होते हैं, तो तब काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे लिए कि हम इन रिक्वायरमेंट्स को फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में तोड़ लें, क्योंकि उनकी टेस्टेबिलिटी वगैरह डिफाइन करना थोड़ा डिफरेंटली किया जाता है। तो वो होता क्या है फंक्शनल नॉन फंक्शनल? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो होती हैं कॉन्क्रीटली ऑब्जर्वेबल फीचर्स। ठीक है, कि कोर्स रजिस्ट्रेशन है, आप अपना ग्रेड व्यू कर सकते हो वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, या आप कोई बुक लोन कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें जो है। फिर है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो आपकी हैं वो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, कंस्ट्रेंट्स, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो मैं इसीलिए इतना लाइक टू द बुक्स ये एग्जैक्टली स्लाइड रीड कर रहा हूँ, क्योंकि यही ये डिस्टिंक्शन ना थोड़ी ब्लरी हो जाती है। आ, मैं आपको कहता हूँ, अच्छा वैसे मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर। हमारा रिसेंटली एक क्लास एक्टिविटी हुई थी लेक्चर 8 के एंड पे। उसके अंदर हमने बात की थी ये ये बात की थी, एक सिनेरियो दिया हुआ है, उसके अंदर आपके पास रिक्वायरमेंट्स है, आपने बताना है कौन सी फंक्शनल है कौन सी नॉन फंक्शनल है। तो the system should be able to should be easy to use, that even first time users can navigate it without assistance। ये एक क्वालिटी है आपके सिस्टम की कि वो easy to use है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक आप इसको कंस्ट्रेंट कह लो, एक लाइक एक क्वालिटी एट्रीब्यूट है, इसलिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। कस्टमर्स विल बी एबल टू क्रिएट एन अकाउंट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि ठीक है, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि आप अपने सिस्टम के अंदर ये कर रहे हो। ठीक है, ड्यूरिंग लंच आवर्स मेनी यूजर्स मे एक्सेस द सिस्टम साइमल्टेनियसली, सो इट शुड कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड क्विकली विदाउट नोटिसेबल डिलेज। अब ये एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, तो ये भी नॉन फंक्शनल में ही आता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर लॉग इन देन कस्टमर्स कैन प्लेस फूड ऑर्डर्स एंड व्यू द स्टेटस ऑफ देयर करेंट ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है। अब कुछ चीज़ें होती हैं वो थोड़ी ब्लरी हो जाती हैं। उसके अंदर ये है कि अगर आप कर रहे हो कि ऑल थिंग्स शुड बी स्टोर्ड इन अ सिक्योर फॉर्मेट, आपने इसको थोड़ा सा ना बैकलॉग रिफाइनमेंट के वक्त ना आपने ना इसको थोड़ा मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया रिक्वायरमेंट्स को। उनमें से एक रिक्वायरमेंट हो गई कि आपने सारे पासवर्ड्स हैश करके स्टोर करने हैं। अब ये जो है ये एक कॉन्क्रीटली ऑब्जर्वेबल फीचर तो है, लेकिन ये एक क्वालिटी एट्रीब्यूट को लाने के लिए, तो तब वो क्या फंक्शनल होगी या नॉन फंक्शनल होगी, और इसके अंदर मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो लेकिन जनरली स्पीकिंग आपके टीचर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जब भी कुछ स्केलेबिलिटी की बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही है, कॉन्करेंट यूजर सपोर्ट की एटलीस्ट 1000 यूजर्स एक साथ सपोर्ट करने हैं, अडेप्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो तब नॉन फंक्शनल होएगी। और जब भी कोई कॉन्क्रीट चीज़ कि यार ये डेटाबेस में ऐसे हो रहा है, ये यूज़र इस तरह से कर पा रहा है, तो वो फंक्शनल होएगी। अब थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है ये, इसीलिए रियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप इसको इतना लाइक अलग-अलग नहीं देखोगे। ये हम सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हम जब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हो ना, टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स बना रहे हो, तब हमें पता हो कि हम किस तरह की, क्योंकि नॉन फंक्शनल के अंदर आपने अगर ऑपरेशनलाइज करना हो तो आप सिक्योरिटी के लिए आप क्या कहोगे, वो डिफरेंट होएगा एज अपोज टू कि कोर्स रजिस्ट्रेशन हो रही है या नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ें। और आप अक्सर बार इन रिक्वायरमेंट्स को हिस्सों में भी तोड़ लेते हो और इस तरह की चीज़ें। अब आखिरी बात है, कुछ आखिरी 2-3 बातें रह गई हैं, वो है रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी। आप अगर कहीं भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, एट ऑल टाइम्स आप ना ट्रेस बैक कर सकते हो
कि ओरिजिनल रिक्वायरमेंट क्या थी। ये जो फीचर है इसको रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी कहते हैं, और ये अच्छी चीज़ होती है। और ये तब आती है जब आपने अपनी कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट की हो, ठीक है, कि सारे आर्टिफैक्ट्स आपस में कंसिस्टेंट है। फिर आखिरी बात है, जो आखिरी फेज है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का, वो है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के बीच में थोड़ा सा फ़र्क था। वेरिफिकेशन ये होती है कि सारे आर्टिफैक्ट्स आपस में कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। वैलिडेशन ये होती है कि क्या क्लाइंट अप्रूव करे या नहीं कर। तो आप क्लाइंट की वैलिडेशन मांग रहे हो या आप खुद वेरीफाई कर रहे हो कि आर्टिफैक्ट कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये फ़र्क है बस। अब डेटा फ्लो डायग्राम्स की थोड़ी सी बात है। डेटा फ्लो डायग्राम्स के लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका लेवल 0 डायग्राम होएगी जिसके अंदर बस डब्बे होंगे और एक बड़ी सी प्रोसेस होगी। ये आपकी लेवल 0 डायग्राम होती है, ठीक है। ये बस इस तरह से होगा, और हो सकता है कि ये इस तरह से एरोस जा रहे हो। और इसका प्रॉबेबली आप प्रोसेस का नाम रख दोगे, लाइक सिस्टम का नाम रख दोगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो इंटरेक्शन करने के लिए जो यूजर्स हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, बैंक वगैरह, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे होंगी। ये लेवल 0 डायग्राम होते हैं। अब आप इसको ही थोड़ा खोल के रख दो ना, तो वो ये लेवल 1 डायग्राम बन जाते हैं। अब लेवल 0 के अंदर ऑब्वियसली कभी भी डेटा बेस नहीं होती, डेटा स्टोर कहते हैं इसको, डेटा बेस नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन इसके अंदर लेवल 1 के अंदर लाजमी है कि डेटा स्टोर हो, ठीक है। तो आप इनको इन्यूमरेट भी कर लेते हो कि 1 2 3 इन्होंने लिखा हुआ है अपने प्रोसेस को। आ, तो ये प्रोसेस है, ये एंटिटी है, ये डेटा फ्लो है, और ये डेटा स्टोर है। सिंपल है, इसमें कुछ इतना मुश्किल है नहीं। उसके अलावा ये लेवल 2 डायग्राम्स जो होती है ना, वो इनमें से अगर आपने न्यूमरेट किया हुआ, लेट्स से 1 जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरोज आ रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा तोड़ना चाहोगे, तो वो इस तरह से किया जा सकता है। ये हमारे क्विज का सोल्यूशन है बेसिकली। तो 1.1 1.2 1.3 और 1.4 में इन्होंने तोड़ दिया, और वो जो सारे एरोज आ रहे थे वो एक बबल में आने की जगह अब थोड़े ज़्यादा बबल्स हो गए हैं। और इसके अंदर आप पूरी डायग्राम नहीं बनाते हैं, आप बस दिखाते हो कि ये एरो कहाँ पे जा रहा है। इस तरह से डॉटेड इन्होंने किया है, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी तरह से करना, ठीक है। तो ये डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं। और आप ये रोकते कब हो, आप लेवल्स नीचे जाते 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 कब रोकते हो? जब तक आपके पास एटॉमिक ऑपरेशंस नहीं आ जाते, आपके जो प्रोसेस वाले बबल्स हैं वो एटॉमिक नहीं हो जाते। तो मतलब लाइक फॉर एग्जांपल ऐड 2 नंबर्स, ये तो एक एटॉमिक है, इसको आप क्या ही बांट लोगे। लाइक अब आप इसके अंदर ये बताओ कि ऐड कैसे करते हैं, एडिशन का एल्गोरिथम लिखोगे या मल्टीप्लाई वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है उनके लिए जब आप इस पॉइंट पे आगे आपको पता चल गया कि यार आई बी डूइंग टू मच, ठीक है। तो ये बात है। और एससी के अंदर मेरा पास पेपर्स करने का मूड नहीं है, लेकिन हमारे क्विज़ के अंदर एक सवाल था, वो एग्जैक्टली एक पास पेपर से ही था, क्विज़ 1 सोल्यूशन यहाँ पे। वो है ये वाला, ये मैच द कॉलम वगैरह वाली चीज़ें इसमें भी आती हैं। तो अगर आपने देखना आप देख लो, पास पेपर ही है बेसिकली। तो मैं अब एएमएल की तैयारी करता हूँ फिर।